नमस्कार साथियों। दिल्ली सरकार की एक योजना जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में कुछ वर्षों से रही, उस योजना का नाम है फरिश्ते स्कीम, फरिश्ते दिल्ली के, जिसमें अगर किसी भी आदमी का एक्सीडेंट दिल्ली के अंदर होता है, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो, अगर दिल्ली की सड़क पे उसका कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो उसको किसी भी नज़दीकी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में ले जाया जा सकता है और उसका जो भी इलाज है उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। ये एक बहुत बड़ी स्कीम थी जिसकी सराहना सब जगह की गई, मगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि करीब पिछले 1 साल से ये स्कीम ठप पड़ी है। स्कीम को कार्यान्वित करने का तरीका ये रहता है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, दिल्ली सरकार की ये स्कीम है कि कोई भी आदमी ये पुण्य का काम करे कि उसको मरीज को उठा के नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दे, और जो आदमी ऐसे मरीज को अस्पताल तक ले जाता है उसको कहा जाता है दिल्ली के फरिश्ते, और उसको 2000 रुपये की एक सम्मान राशि भी दी जाती है। और प्राइवेट अस्पतालों को कहा जाता है कि आप इनका पूरा इलाज कीजिए, इस इलाज पे जितना भी खर्चा आएगा वो पैसा भी एक सरकारी रेट पे दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पताल को देगी। हालांकि जो सरकारी रेट हैं वो प्राइवेट अस्पतालों के रेट से कम होते हैं, मगर उसके बावजूद भी प्राइवेट अस्पताल इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और जब ये स्कीम 15 जनवरी 2018 में लॉन्च की गई, उसके बाद से करीब 23,000 लोगों का इलाज, या कह सकते हैं कि उनकी जान माल की, उनकी जान की, उनकी शरीर की रक्षा जो है इस स्कीम के अंदर हुई। मगर एक षड्यंत्र के तहत, एक तय स्कीम के तहत इस पूरी की पूरी फरिश्ते योजना को ठप करने का काम पिछले 1.5 साल से किया जा रहा है। अब मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं क्या किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल के अंदर किसी गरीब आदमी का इलाज होगा, किसी दुर्घटनाग्रस्त आदमी का इलाज होगा, प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज कर देगा, उसकी जान बचा लेगा। चाहे न्यूरो सर्जरी हो या कोई और बड़ी सर्जरी हो, उनका इलाज किया जाएगा। और प्राइवेट अस्पताल सोचेगा कि इसका पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा। मगर एक तय स्कीम के तहत, एक तय योजना के तहत उन प्राइवेट अस्पतालों का पैसा 1 साल से ज़्यादा से पेमेंट नहीं किया गया, और कुछ अस्पतालों का तो जुलाई 2022 से पेमेंट रुका हुआ है। मैं उसके विषय में आपको 2-3 चीज़ें बताऊं। जब ये फरिश्ते स्कीम का जिक्र होता है तो कई कहानियां आपको सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इसके विषय में मिलती है। जैसे एक कहानी अक्सर आती है विकास साहनी और उनकी पत्नी सोनिया साहनी की। विजयनगर के रहने वाले थे, लोकल बाज़ार में जा रहे थे, 2 व्हीलर पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, अपने ही 2 व्हीलर के वज़न के नीचे दब गए। एक फरिश्ते दिल्ली के जिनका नाम अतुल कोहली है, मॉडल टाउन जा रहे थे। उन्होंने अपनी कार रोकी, आसपास वालों को कहा कि चलिए इनकी मदद करते हैं। इनकी मदद करते हुए वो इस दंपत्ति को एक छोटे से अस्पताल, पेंटामेड हॉस्पिटल, डेरावाल नगर ले गए। डेरावाल नगर में सोनिया साहनी का इलाज हुआ, उनको होश आ गया। पति की हालत गंभीर थी, सीरियस इंजरीज थी, इसलिए कहा गया कि उनको एक टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। सरकारी खर्चे पे उनको फोर्टिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग में दाखिल कराया गया। वहाँ उनकी बड़ी बड़ी सर्जरीज हुई
और उसके बाद 25 दिनों तक अस्पताल के अंदर एडमिट रहने के बाद फिर ठीक ठाक जो है अपने घर जा पाए। सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। रीटा सिंह थी, 26 अक्टूबर 2019 में मयूर विहार में अपनी स्कूटी चला रही थी, एक कार ने टक्कर मारी, गंभीर रूप से घायल हुई, बेहोश हो गई। कुछ लोग ले जाके उनको मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आईपी एक्सटेंशन में उनको भर्ती कराया गया। कई दिन वहाँ रहने के बाद सही सलामत घर पहुंची। सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। एमैन्यूल जेम्स मंगोलपुरी के वासी हैं। 3 साल की बेटी दुर्घटनाग्रस्त हुई एक्सीडेंट में। किसी ने बताया कि उनकी बेटी अस्पताल के स्ट्रेचर पे पड़ी हुई हैं। जाके देखा तो पता चला दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पताल में सारा खर्चा वहन कर रही है। 15 दिन बेटी अस्पताल में रही, जिंदा घर आई। उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। रोहित बंसल हैं पटेल नगर से। इनके पिताजी इसी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुए। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे, पता चला, किसी ने बताया आपके पिताजी वहाँ एडमिट हैं। 12 दिन तक उनका इलाज हुआ। सारा खर्चा जो है दिल्ली सरकार ने दिया। वे घर जो है वापस कुशल मंगल लौट पाए। इसी तरीके से बहुत सारी कहानियां हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां, क्योंकि कहा जाता है कि एक्सीडेंट के 1 घंटे तक जो गोल्डन आवर होता है, उसमें अगर आप मरीज को सही अस्पताल तक पहुंचा दें तो उसके बचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो करीब 80% तक हो सकती है, कि 80% अब चांस है कि ये बच जाएगा। और दिल्ली के अंदर करीब 23,000 लोगों का इलाज इस स्कीम से हुआ। मैं समझता हूं कि आप कितनी ही बड़ी गाड़ी के अंदर जा रहे हो, आप कितने ही बड़े आदमी हो, अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो इसका चांस रहता है कि आपको कोई हादसा हो जाए। आपकी छोटी बच्ची स्कूल जाती है, उसके साथ हादसा हो जाए, आपकी पत्नी ऑफिस जाती है, उसके साथ हादसा हो जाए, आपके पिताजी दूध लेने जाते हैं, उनके साथ हादसा हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ हो। हादसे रोज होते हैं। 1 साल से दिल्ली में जो हादसे हो रहे हैं, उनको इलाज ना मिल सके, उनको कोई प्राइवेट अस्पताल में दाखिल ना करा दे, और दाखिल करा दे तो प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज ना कर लें, इससे घटिया और घिनौना षड्यंत्र मैं तो नहीं सोच सकता कि कोई हो सकता है। और वो दिल्ली सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, हेल्थ सेक्रेटरी बन के यहाँ पे एयर कंडीशन रूम में मेरे यहाँ बैठते हैं, वो इतना घटिया कृत्य करते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग कैसे इतने बड़े पाप कर्म के अंदर जो है सम्मिलित हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहूँगा क्योंकि सरकारी मामला है, तो मैं बताता हूँ। जनवरी 2023 में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे। उनके बाद संज्ञान में बात आई कि करीब 24.5 करोड़ रुपया प्राइवेट अस्पतालों का बकाया है। अब ये बात हम सब समझते हैं, प्राइवेट अस्पताल तो वैसे भी ये इलाज नहीं करना चाहते क्योंकि इसके रेट आधे से भी कम होते हैं। अगर फिर भी आप उनका करोड़ों रुपया बकाया कर देंगे, वो तो छुएंगे नहीं मरीज को। तो उस समय 24.5 करोड़ रुपया बकाया था। मनीष सिसोदिया जी ने मीटिंग बुलाई, चिट्ठी लिखी डीजीएचएस को कि भाई इसका एक टाइम टेबल मेरे को दीजिए कि कब तक आप इन सब की पेमेंट्स क्लियर करेंगे। कोई जवाब मनीष सिसोदिया जी को नहीं दिया गया, उप मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया, कोई उसकी टाइमलाइन उप मुख्यमंत्री को नहीं दी गई। ये बात कर रहा हूं मैं 24 जनवरी 2023 की। मार्च में मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बना तो मेरे संज्ञान में ये बात आई। 21 अप्रैल 2023 को मैंने एक मीटिंग बुलाई। हेल्थ सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज नूतन मुंडेजा थी उसमें। मैंने उनको कहा कि कितनी पेमेंट्स बकाया हैं प्राइवेट अस्पतालों की और लेबोरेटरीज की। उन्होंने ऑफिशियली कहा कोई पेंडेंसी नहीं है, ये मेरे मिनट्स में रिकॉर्डेड है। उन्होंने ऑफिशियली कहा मुझे अप्रैल 2023 में कि कोई पेंडेंसी नहीं है। चंद दिनों बाद मेरे पास प्राइवेट अस्पताल और लेबोरेटरी वाले आ गए
उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो करोड़ों रुपए की पेमेंट्स पेंडिंग है, हम कैसे काम करें? आप पैसा नहीं दोगे तो हम काम कैसे करेंगे? आप पैसा नहीं दोगे तो हम फ्री के टेस्ट कैसे करेंगे? और मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कहा कि मेरे को मेरी मीटिंग में गलत जानकारी दी गई, आप शो कॉज कीजिए डीजीएचएस को और पूछिए कि किस कारण से उन्होंने जो है गलत जानकारी दी और इन बिल्स को क्लियर कराइए। ये चिट्ठी मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को लिखी, उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद फिर से ये मामला सामने आया। 9 मई 2025 को मैंने दोबारा लिखा कि शिकायत आ रही है कि जिसका बिल मन करता है उसका पास करते हैं, जिसका नहीं करते उसका पास नहीं करते। क्या कारण है? कोई प्रोसीजर होना चाहिए, जिसका बिल पहले आएगा उसका पहले प्रोसेस होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए, टाइमलाइन दी जाए कि किस तरीके से आप बिल्स कब तक पास करेंगे। और अब तक इतने सारे बिल पेंडिंग रखे गए हैं, इसकी इंक्वायरी की जाए कि कौन लोग इसके दोषी हैं। ये 9/5/2025 को कहा गया, मगर अब तक कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बाद 16 वो ये काम नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को क्लिनिकल काम करना है, मुझे ज़बरदस्ती इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पे रखा हुआ है, मैं काम करना ही नहीं चाहता। और उसके विषय में मैंने 16 जून 2023 को हेल्थ सेक्रेटरी साहब के साथ और डीजीएचएस नूतन मुंडेजा, हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर एसबी कुमार के साथ मीटिंग करके कहा कि भाई आप इनको बदल दीजिए जब इनको काम ही नहीं करना है। इन्होंने 6 महीने से तो पेंडिंग रख रखी है पेमेंट लोगों की। उन्होंने कहा कि साहब हम बदल देते हैं। और 16 जून को फिर लिखित में आदेश दिया कि आप इनको बदल के कोई सक्षम अफसर लगाइए जो ये काम कर सकते हो। 1 महीने बाद 13 जुलाई को पता चला कि उन अफसर की जगह इन्होंने एक और ऐसी अफसर को अपॉइंट कर दिया, वो भी ये काम नहीं करना चाहती और वो खुद सिक लीव पे हैं। उन्होंने लिखित में इनको दे रखा है कि वो ये काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो बीमार हैं। तो एक जानबूझ के पूरे डिपार्टमेंट में एक ऐसा अफसर ढूंढा गया जो बीमारी की लीव पे है और उसको ऑफिशियली इस पे लगा दिया गया। और करीब 1.5 महीने तक 13/7/2023 से लेकर 25/8/2023 तक उस महिला अधिकारी को इस पोस्ट पे रखा गया जो काम भी नहीं करना चाहती थी और मेडिकल लीव पे थी, बीमारी पे थी। उसके बाद फिर जो है डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी 22/9/2023 को और कहा गया कि भाई आप इस तरीके से तो पूरे डिपार्टमेंट को बर्बाद कर देंगे, आप एक सक्षम अधिकारी लगाइए। आज तक की तारीख में कोई सक्षम अधिकारी नहीं लगाया गया है। मुझे बताया गया है कि आज भी करोड़ों रुपए के बिल्स पेंडिंग हैं और क्योंकि करोड़ों रुपए के बिल्स पेंडिंग हैं इसलिए प्राइवेट अस्पतालों ने फरिश्ते स्कीम के तहत आने वाले एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स होते हैं उनका इलाज करना बंद कर दिया। मैं समझता हूं कि जो आईएएस अधिकारी जिनका नाम मैंने दिया, डॉक्टर एसबी दीपक कुमार और एक दूसरी महिला डॉक्टर नूतन मुंडेजा, मैं नहीं समझता कि इसके लिए कितनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने परिवारों के सदस्य खो दिए होंगे। अक्सर एक्सीडेंट के अंदर मैं आपको बताऊं जो मोटर बाइक सवार होता है वो आदमी होता है जो अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कमाने का इकलौता साधन होता है। और वो लोग अक्सर जो है बाइक और स्कूटर के ऊपर जो है हादसे के शिकार होते हैं और खून बहने से मर जाते हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे मर गए होंगे, कितनी विधवाओं की बद्दुआएं इन लोगों को लगी होंगी, कितने बच्चे यतीम हुए होंगे इनकी वजह से। और इनको इसमें क्या सुख की प्राप्ति हो रही है कि किसी गरीब का इलाज ना हो पाए, अरविंद केजरीवाल की बदनामी हो जाए किसी तरीके से, इसलिए बिल रोक लो। बिल रोक लोगे तो स्कीम रुक जाएगी, स्कीम रुक जाएगी तो इलाज रुक जाएंगे, इलाज रुक जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की बदनामी होनी शुरू हो जाएगी। इस उद्देश्य से काम करने वाले अफसरों के साथ मैं तो व्यक्तिगत तौर पे चाहूंगा कि बहुत बड़ी सजा मिले। ये तो बहुत ही घटिया कृत्य है, मगर क्योंकि अफसरशाही की अपनी सीमाएं हैं तो मैंने ये चिट्ठी जो है अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री जी को लिखी है
और कहा है कि इन दोनों अफसरों को तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। आमतौर पे तो इसके लिए बहुत बड़ी सजाएं होनी चाहिए, मगर मैंने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखी है और मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसको जो है संबंधित प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे, उठाएंगे और इसके अंदर जो है सख्त से सख्त जो है सजा इनको जो है अफसरों को दी जाए। एक हैं डॉक्टर SB दीपक कुमार, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, IAS अधिकारी हैं। एक हैं डॉक्टर नूतन मुंडेजा, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो DGHS की पोस्ट से हट गई हैं क्योंकि उनका टर्म पूरा हो गया था, तो अब दूसरी कोई हैं, डॉक्टर नूतन मुंडेजा। अभी नहीं है DGHS। देखिए, ये स्कीम शुरू हुई 15 फरवरी 2018 को, बाकायदा कैबिनेट से और LG साहब से नोटिफाई होके चली स्कीम। इस स्कीम में अब तक करीब 23,000 लोगों का इलाज हुआ और अब करीब 1 साल से स्कीम बिल्कुल ठप है क्योंकि अस्पताल जो है इसके अंदर इलाज करने से मना कर रहे हैं। ज़्यादातर अस्पतालों की जो पेमेंट है दिसंबर 2022 से नहीं हुई है और कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनकी जून जुलाई 2022 से पेमेंट नहीं हुई है। ये चिट्ठी जो है ये मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ताकि जो है आप इसको डिटेल्स जो है आप इसकी नोट कर सकें। मुझे लगता है कि अलग अलग अस्पतालों का अमाउंट क्या है कि अलग अलग स्कीमें में होता है। देखिए, 2-3 तरीके के पैसे होते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों और लेबोरेटरीज़ को दिल्ली सरकार देती है। पहला, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो भी टेस्ट्स के लिए हम भेजते हैं वो प्राइवेट लैब्स को पैसा जाता है। बहुत सारे वो होते हैं जो हम सर्जरीज़ के लिए प्राइवेट अस्पतालों को पेशेंट रेफ़र करते हैं, उनका पैसा डाक की स्कीम के अंदर इनको जाता है। फरिश्ते का पैसा भी उसी डाक स्कीम के अंदर जाता है। अभी मुझे बताया गया कि करीब 7.5 करोड़ रुपया फिलहाल पेंडिंग है, मगर डाक का पैसा जो है ओवरऑल स्कीम का वो मुझे लग रहा है 40 करोड़ के आसपास होगा ओवरऑल स्कीम का पैसा जो है। तो वो बात एक ही होती है, अगर आप दूसरी स्कीम का पैसा भी अगर आप प्राइवेट अस्पताल का रोक लोगे तो भी धीरे धीरे जो है ये सारे के सारे काम जो है वो लोग बंद कर देते हैं। सर, इन्होंने सारा ये किया पेमेंट रोकने का काम, इसके लिए इन्होंने कोई आधार बताया कि वो क्यों, जब स्कीम एक चल रही है पहले से, इतने सारे लोगों का इलाज हुआ है, तो क्या कोई कहीं पे इन्होंने ये आधार बताया या किसी को लिखा डिपार्टमेंट को कि आप पेमेंट मत कीजिए? इसके लिए कई बार डिस्कशन हुआ, इसका कारण कभी नहीं बताया गया कि क्यों नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी करके आप दोषी अफसरों का नाम बताइए कि क्यों पेमेंट्स के अंदर डिले हो रही है। फिर जब हमने पता किया तो हमें बताया गया कि एक डॉक्टर राकेश आहूजा हैं जो ये काम करना नहीं चाहते मगर उनको ये दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कोई आदमी को आपने वो काम कर दे दिया जिसको वो करना नहीं है और उसको ज़बरदस्ती आपने रखा हुआ है उस पोजीशन पे, और जब मंत्री ने कहा कि आप इनकी जगह दूसरे को लगाइए तो आप ऐसा ढूंढ के लाए कोई आदमी जो बीमार है, वो महिला, और उन्होंने भी पहले दिन से लिख के दे रखा है कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो आपने उसके ऊपर जो है कई महीने जो है बिता दिए। तो कुल मिला के एक षड्यंत्र है जिसके तहत जो है स्कीम को रोकना जो है मकसद है। ये स्कीम सरकारी कागजों के अंदर चल रही है, क्योंकि आज भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप जाके कह सकते हैं कि फरिश्ते में मेरा इलाज कीजिए, मगर प्रैक्टिकली आपका वो प्राइवेट अस्पताल इलाज नहीं करेगा क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी इतने सालों की पेमेंट रुकी हुई है, मैं इलाज क्यों करूं। और अगर वो सरकारी में जाता है, सरकारी में तो इलाज है ही, सरकारी में तो है। सर, ये जो सीरीज बन गई है, आप जल बोर्ड में कह रहे हैं कि पैसा नहीं रिलीज करते हैं, इसमें कह रहे हैं रिलीज नहीं होता, मोहल्ला क्लिनिक में रिलीज नहीं होता, अपोस्टमेंट स्टडी जो पर्यावरण विभाग उसमें पैसा नहीं आया, सिविल डिफेंस अथॉरिटीज को पैसा नहीं मिला। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार का कामकाज पूरी तरह से ठप करने की कोशिश है, LG जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने, सीधे तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी देश
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलती है, जैसे हम कहते हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, हम खून के प्रवाह से चल रहे हैं तो हम जी रहे हैं, इसलिए पैसे के प्रवाह के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। सरकार भी पैसे के प्रवाह के बिना नहीं चल सकती है। लोग टैक्स देते हैं, वो पैसा आता है, पैसा वापस डिपार्टमेंट्स में जाता है, लोगों के ऊपर खर्च होता है, यही सरकार का काम है। अगर आप सरकार के डिपार्टमेंट्स का पैसा रोक लें तो वो काम बिना लिखे कि ये काम रोक दो, वो काम रुक जाएगा। किसी भी जगह जो है बस मार्शल को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बस मार्शल को तनख्वाह देना बंद कर दो, तो बस मार्शल अपने आप जाना कितने महीने कोई मुफ्त में जाएगा? 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, फिर वो कहेगा छोड़ दो। तो उसी तरीके से जो है सब चीजें की जा रही हैं। चाहे जल बोर्ड के अंदर ठेकेदार क्यों काम करेगा, कब तक करेगा? आपने ठेकेदारों को पेमेंट ही नहीं दी 6-6, 7-7 महीने से। जल बोर्ड के अंदर कई जगह साल भर से ठेकेदारों को पेमेंट ही नहीं दी गई है। तो ठेकेदार कब तक उधार में काम करेगा? उसको तो रोज पेमेंट देनी है लेबर को। उसके यहां जो लेबर काम करेगी उसको रोज पेमेंट देनी है, उसको रोज दिहाड़ी देनी है। और सारा काम लेबर इंटेंसिव होता है, या तो दिहाड़ी देनी है, या आपको बाहर से इक्विपमेंट लाना है, या आपको कुछ तो करना है। तो उसका तरीका ये निकाला गया है कि आप फाइनेंस रोक दीजिए, पैसा रोक दीजिए, और उसके तहत जो है जनता के सारे काम धीरे धीरे रोक दिए जाए। सर, क्या दिल्ली सरकार जो आपकी चुनी हुई सरकार है, इसमें क्राइसिस का ऐलान भी कर रहे हैं? इससे क्या ये मान लिया जाए कि हर काम ठप हो चुका है? पिछले दिनों सेंटर जो स्टडी के लिए बनाया गया था वो बंद हो चुका है। इसके अलावा आप कई बार कमेटी में ये मामले उठा चुके हैं कि पैसे रिलीज नहीं किए जाते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली सेवा कानून आने के बाद सरकार में गतिविधि ठप हो गई? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ठप हो गई है, क्योंकि अभी भी मैं रोज़ आ रहा हूँ। आप मेरे दफ्तर में आएंगे तो मैं किसी ना किसी फाइल को काला कर ही रहा होता हूँ। कुछ ना कुछ तो चिट्ठीबाजी चल रही है, मगर पूरी कोशिश है कुछ चुनिंदा अफसरों की कि कामों को रोका जाए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जो काम हो सके वो काम चला सकें, वो चल रहे हैं। सौरभ, सेंटर का या बीजेपी का हमेशा आरोप रहा है कि आप फ्री योजनाओं पर पैसा बहा रहे हैं सरकारी खजाने का, इसलिए सरकार को क्राइसिस होती है। आपका इस पर क्या कहना है कि योजनाओं पे, फ्री योजनाओं पे कितना, कैसे मैनेज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सरकार के पास पैसे की कमी नहीं बता रहा मैं आपको। सरकार के खजाने में पैसा है, तभी तो बजट के अंदर आवंटित हुआ है पैसा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सरकार के पास बजट नहीं है। ये सब चीजें बजट के अंदर ऐलान की गई हैं। फरिश्ते स्कीम को, डाक को, मोहल्ला क्लिनिक को बाकायदा पैसों का एलोकेशन किया गया है। पैसा था तभी तो एलोकेशन किया गया और वो बजट में पास हुआ है। मगर वो पैसा रखा हुआ है, मगर उस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा, उसको डिपार्टमेंट्स को नहीं दिया जा रहा, उसको जो है काम में नहीं लगाया जा रहा, उसको जो है तिजोरी में सड़ाया जा रहा है उसको। सर, ये दिल्ली में आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और सर्दियाँ नज़दीक है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्या कोई एडवाइजरी के बारे में आप सोच रहे हैं या फिर कोई सलाह आप देना चाहेंगे? क्योंकि हर साल ये होता है। मैंने कुछ जो हमारे पल्मोलॉजिस्ट्स हैं उनको मैंने बोला है कि वो पूरी सिचुएशन को स्टडी करें और कुछ एडवाइजरीज दें अस्पतालों को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को और मोहल्ला क्लिनिक्स को खास तौर पे, ताकि श्वास की अगर कोई बीमारियां सामने आती हैं तो उनको रिलेवेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वो लोग रेफ़र करें और उनका जो है जो भी इलाज की ज़रूरत हो वो इलाज हो, और इससे संबंधित दवाइयाँ जो हैं वो हमारी स्वास्थ्य जितने भी हमारे केंद्र हैं वहाँ पे उपलब्ध रहें।